हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 5 चल रहा है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इसकी ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी हैं, आप उनको पहले देख लीजिए। आज इसकी तीसरी वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रलाइजेशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूजेस हैं तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे आज ही। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उदासीनीकरण। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, बोथ ऑफ देम न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड ए थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड साल्ट इज़ फॉर्म्ड। तो जब भी एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है, यानी कि इनकी अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार की, तो इन दोनों की अभिक्रियाओं से एक प्रोडक्ट बनता है, एक उत्पाद बनता है जिसको हम साल्ट कहते हैं। यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है और ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज़ कर देता है और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। यानी कि जो साल्ट बनेगा ना ही तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। The solution formed because of mixing of solution of acid and base is neither acidic nor basic in nature. Such solution is said to be neutral in nature. In other words, acid plus base is equal to salt plus water. तो यानी कि जब भी दोनों को मिक्स किया जाता है एसिड और बेस को, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। यानी कि उसमें ना ही तो उसका नेचर एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एसिड और जो बेस है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन को एक डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूजेस हैं। Neutralization in everyday life. The process of neutralization play very important role in our daily life. Some of its applications are described below. तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, तो उनमें से कुछ एक को हम देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहला है इंडाइजेशन। आवर स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू किल बैक्टीरिया। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है स्टमक, जिसको हिंदी में हम अमाशय कहते हैं। तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यानी कि इसकी फॉर्मेशन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि क्या काम आता है, ये करता है बैक्टीरिया जो कि भोजन के साथ, हमारे फूड के साथ जब अंदर जाते हैं तो उनको ये किल करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इफ़ एनी प्रेजेंट इन फूड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड के डाइजेशन में, यानी कि भोजन के पचने में भी सहायता करता है। इसका एक और भी फंक्शन है कि ये एक प्रकार के एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है, वो आप आगे हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। समटाइम्स आवर स्टमक प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैन रिक्वायर्ड। तो कई बार क्या होता है कि जितना एसिड बनना होता है स्टमक के अंदर, उससे कहीं ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। तो अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर एसिड बनता है स्टमक के अंदर, तो उससे क्या होता है कि इंडाइजेशन हो जाता है, यानी कि अपच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। दिस कंडीशन कॉल्ड एसिडिटी। और जब एसिड ज़्यादा बनता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी हो गई है, यानी कि अम्लीयता अधिक हो गई है। और जब एसिडिटी होती है कैन बी पेनफुल एंड कॉज पेन बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक। तो इससे क्या है कि पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा और जलन जैसा कुछ अनुभव पेट के अंदर होने लगेगा। तो अब क्योंकि एसिड की मात्रा स्टमक के अंदर बढ़ जाती है तब ऐसा होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? टू गेट रिड ऑफ दिस एनी एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ टेकन। तो आपने देखा होगा कि जब भी एसिडिटी होती है तो मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कुछ टैबलेट की फॉर्म में है, कुछ पाउडर की फॉर्म में है। जैसे कि आपने इनो के बारे में सुना होगा। तो इनो जो होता है वो एक प्रकार का एंटासिड है, यानी कि वो उसके अंदर किसका कौन सा साल्ट डला होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एक प्रकार का बेस होता है। तो अभी हमने किया था कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं।
तो अगर एसिड की मात्रा स्टमक के अंदर बढ़ी हुई है तो हमें क्या लेना होगा, बेस, ताकि जो बेस है वो एसिड को न्यूट्रल कर दे। तो जो एंटासिड लिया जाता है यानी कि जो इनो ली जाती है वो एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि एक प्रकार का बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बीइंग ए बेस न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेने से जो कि एक बेस है, तो इससे वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो पेन हो रहा है या जो एसिडिटी हुई है उससे रिलीफ यानी कि आराम मिल जाता है। सेकंड जो इसका यूज़ है वो है एंट स्टिंग के केस में, यानी कि जब मधुमक्खियाँ या चींटियाँ काट लेती हैं तब क्या होता है, एन एंट और ए बी इंसेक्ट formic acid injects formic acid into our skin while biting. Injection of acid by ant or bee result in the pain at that place. तो क्या होता है कि जब भी चींटी काट लेती है या मधुमक्खी काट लेती है तो उससे क्या होता है कि वो एक तरह का एसिड हमारी स्किन के अंदर छोड़ देती हैं। जो एसिड का नाम यहाँ पे दिया गया है मेथनोइक एसिड। तो यानी कि जब भी चींटियाँ या फिर मधुमक्खी काट लेती है तो वो मेथनोइक एसिड हमारी स्किन के अंदर छोड़ देती है। तो अब क्योंकि एसिड का इंजेक्शन होता है, एसिड हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, तो इससे पेन होना यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज़ करना चाहिए। रबिंग बेकिंग सोडा ओवर द स्किन गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन ड्यू टू द एंट और बी स्टिंग। तो उसके ऊपर क्या इस्तेमाल करना चाहिए, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेकिंग सोडा है जो एक प्रकार का बेस है जो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बेकिंग सोडा विच इज़ ए बेस न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्टेड बाय द बी और द एंट। अनदर बेस सच एज जिंक कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन इज़ आल्सो यूज्ड इन केस ऑफ एंट और बी स्टिंग। तो कैलामाइन सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसमें भी एक प्रकार का बेस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। थर्ड जो इसका यूज़ है वो है सॉइल ट्रीटमेंट के केस में, यानी कि मिट्टी के अंदर कई बार क्या है कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या फिर बेस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जो सॉइल है वो कई बार एसिडिक हो जाती है या फिर कई बार वो बेसिक हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स सॉइल बिकम्स टू एसिडिक और बेसिक ड्यू टू एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और रॉन्ग मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करने से या जो कृषि है वो सही तरीके से ना करने से जो मिट्टी है उसके अंदर एसिड की या बेस की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉइल अफेक्ट द यील्ड एज प्लांट डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली ऑन सच सॉइल। तो जब मिट्टी के अंदर एसिड और बेस की मात्रा बढ़ जाए तो ऐसी मिट्टी के अंदर जो पौधे होते हैं, जो फसलें होती है, वो अच्छी तरह से नहीं ग्रो कर सकती, तो जिससे जो पैदावार है वो अच्छी नहीं होती है। एसिडिक सॉइल इज़ ट्रीटेड विद द सेलेक्ट लाइम और क्विक लाइम। तो अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर सेलेक्ट लाइम या फिर क्विक लाइम का इस्तेमाल करना चाहिए। सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो सेलेक्ट लाइम है या क्विक लाइम है, ये दोनों ही एक प्रकार से बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। यूज़ ऑफ सेलेक्ट लाइम और क्विक लाइम न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। तो जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये मिट्टी के अंदर जो एसिड है उसको ये क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, और जो सॉइल है वो एसिडिक होने से ठीक हो जाती है। बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड विद द ऑर्गेनिक मैटर सच एज मैन्योर। तो अगर सॉइल के अंदर बेस की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी मिट्टी के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, मैन्योर का, यानी कि जो एक प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जो खाद होती है जो प्राकृतिक तरीके से बनाई जाती है उसको हम मैन्योर कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड एंड न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो इस ऑर्गेनिक मैटर से एसिड रिलीज़ होता है जो कि क्या करेगा, जो मिट्टी के अंदर बेस है उसकी मात्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है। थर्ड जो इसका यूज़ है और जो लास्ट यूज़ है वो है फैक्ट्री वेस्टेज। वेस्टेज ऑफ मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज़ आर हाईली एसिडिक। तो जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है। इफ़ सच एसिडिक वेस्टेज आर फ्लश्ड इनटू द रिवर और अदर वाटर बॉडीज़, एसिड प्रेजेंट इन दैम विल डैमेज द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूट द वाटर। तो अगर इस एसिडिक वेस्ट को हम डायरेक्टली नदियों के अंदर या जो और झीलें वगैरह हैं उनके अंदर बहा दें तो इससे क्या होगा कि एक तो पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो
डेंजर जोन में आ जाते हैं, यानी कि वो मरने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा जो पानी है वो भी पॉल्यूट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है। दस फैक्ट्री वेस्टेज आर ट्रीटेड विद द बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन दैम बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज़। तो इनको वाटर बॉडीज़ के अंदर डालने से पहले, यानी कि पानी वगैरह के अंदर बहाने से पहले, इस कचरे को, इस वेस्ट को क्या किया जाता है, बेसिक सब्सटेंसेस से इनकी रिएक्शन या प्रोसेस करवाई जाती है, जिससे कि क्या होता है कि जो एसिड है इनके अंदर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर ये जो सब्सटेंस है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन की जो यूजेस हैं डेली लाइफ के अंदर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगली वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।